नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात तमिलनाडु की करेंगे। आज तमिलनाडु में 23 तारीख को मतदान है और आज जो तमिलनाडु है उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। अभी आप लोगों को तो ज्ञात ही है कि अभी जब दीपम विवाद जो हुआ था वो कितना बड़ा विवाद था। सामान्य रूप से सनातन में जो छह तरह के हैं जो मानते हैं लोग, विचारधारा मानते हैं। शैव, शाक्य, गणपति और कार्तिकेय मुर्गन को मानते हैं और वैष्णव। तो ये जो छह विचारधारा है उसमें एक मुर्गन कार्तिकेय को जो मानने वाले लोग हैं वो दक्षिण भारत में विशेष रूप से है, बहुत ऐसे हैं। तो दक्षिण भारत में विशेष तमिलनाडु उनको मुर्गन बोलते हैं, तो उनके भक्त बहुत बड़ी संख्या में है। तो उन्हीं के लिए जो मुर्गन का जो पहाड़ी है जिसको तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी बोलते हैं, और इन पे एक कार्तिकेय दीपम है जो कार्तिकेय जी के नाम पर है, उस पर हिंदू अपना दीप जलाते थे। इस्लामी आक्रांताओं ने जब भारत पर हमला किया, वो तो हर जगह किया, लेकिन भारत में विशेष रूप से, या तो उन्होंने हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू जो पवित्र स्थल है उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और उसको मस्जिद और दरगाह में बदल दिया, या उतना नहीं कर पाए तो उसके बगल में ही कोई मस्जिद या दरगाह बना दिया। क्योंकि तमिलनाडु में उनका सीधा शासन नहीं रहा, तो उन्होंने उसी जो प्रमुख जो इतना बड़ा जो हिंदुओं का तीर्थ है उस पर एक दरगाह बना दिया। तब से विवाद चला रहा है। कई बार विवाद हुआ जिसमें दीपोत्सव, दीप जलाने का विवाद शुरू हुआ, और उस विवाद में सरकार, जो डीएमके की सरकार है, सेकुलर सरकार, वो सदैव मुसलमानों के पक्ष में रही, हिंदुओं के विरोध में रही। न्यायपालिका के आदेश के बाद हिंदुओं को दीप जलाने की अनुमति मिली। सरकार इसको अंतिम क्षण तक आज भी इसके पक्ष में नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि 89-90% हिंदू जनसंख्या वाले राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ की सरकार हिंदुओं के विरोध में, मुसलमानों के पक्ष में है। इतना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं है। तमिलनाडु में अभी कुछ वर्ष पहले एक आदेश दिया था कि जितने मंदिर है वो तमिल में लिखा जाएगा। ये आदेश मस्जिदों और चर्चों के लिए नहीं था। तमिलनाडु सरकार पूरी तरह से जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो बेटा है उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। उसको डेंगू और मलेरिया से तुलना कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले थोड़ा बहुत हमें इस इतिहास में जाना बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजों ने जब भारत में अपने साम्राज्य पैर पसारना शुरू किया तो उनके 3 केंद्र थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और यहीं से उन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य बनाना शुरू किया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी प्रमुख थी उसकी। अब वहीं पर उसने धीरे धीरे अपना जाल बिछाना शुरू किया, और उसके पीछे पीछे ईसाई मिशनरी आए और उसने अपना जाल, माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय कला पर, हर चीज पर, भारतीय शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बंगाल में आप देख ही रहे हैं, आज भी बंगाल के भद्र लोग जो है सनातन धर्म, भारतीय मूल्यों से कोई अधिक लेना देना नहीं है। बम्बई, जो आज मुंबई है, उसमें देख लीजिए जितने बड़े बड़े तथाकथित समाज सुधारक हुए और उन्होंने क्या क्या खेल किया। दक्षिण भारत में एक और खेल बढ़ गया। उसमें सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने तमिल भाषा में व्यापक परिवर्तन किया। तमिल भाषा में चुन चुन के संस्कृत शब्द को हटाने का काम किया, और भारतीय भाषाओं में तमिलनाडु वो भाषा हो गई जिसमें संस्कृत शब्द सबसे कम हुए, और इसके प्रचार प्रसार शुरू किया। धीरे धीरे तमिलनाडु में एक भावना बढ़ाई गई, हिंदू विरोधी भावना,
संस्कृत विरोधी भावना, बाद में हिंदी विरोधी भावना और भारत विरोधी भावना, ये सब एक साथ चले। धीरे धीरे इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि उसमें एक नया नाम दिया द्रविड़ आंदोलन, जिसका कोई आधार नहीं था। आर्य द्रविड़ का सिद्धांत खड़ा किया गया। आर्य आक्रमणकारी थे, द्रविड़ मूल निवासी थे, जबकि आर्य पूरी तरह से आर्य कोई जाति नहीं, आर्य एक संस्कृति है, जिसे आज सनातन धर्म करते हैं। सनातन संस्कृति से आप हिंदू कहते हैं, वही आर्य संस्कृति। आर्य एक संस्कृति है, ना कोई जाति। लेकिन चूंकि अंग्रेजों में, यूरोप वासियों में ये भावना थी कि उनके पूर्व आर्य थे, यानी सनातनी थे, तो ये कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया कि हम भी आर्य एक जाति है। उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू हो गया और तमिलनाडु में गाढ़ी भावना, हिंदी विरोधी भावना शुरू हुई। महान तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने भारत और भारतीय राष्ट्र के पक्ष में बहुत कविताएं लिखी। लेकिन इसके बाद भी जो तमिलनाडु नेता है, जैसे रामास्वामी पेरियार जैसे लोग, हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, उन्हें आंदोलन शुरू किया। 1937 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, मद्रास प्रांत जो उसमें मद्रास प्रांत उसके मुख्यमंत्री बने और उन्होंने हिंदी लागू किया। इसका पूरा प्रबल विरोध हुआ और इस विरोध में ब्राह्मण विरोध, हिंदी विरोध, संस्कृत विरोध और भारत विरोध सब मिला जुला था। और जब दूसरे विश्व युद्ध में जब शुरुआत में जो कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस सरकार ने, तब नया जो अंग्रेज राज्यपाल का शासन आया तो उसने उस अध्यादेश को वापस ले लिया। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद भी नारा चलता रहा और भारत में हिंदू विरोधी आंदोलन जो है तमिलनाडु में प्रबल वेग से रहा। हालांकि जब भारत में हिंदी का स्तर जो विधेयक लाया गया उसमें श्रीनिवास अयंगर थे, वो शुद्ध तमिल थे, लेकिन हिंदी विरोधी आंदोलन चरम पर है। हालांकि इसमें सरकार की बहुत बड़ा दोषी है, कांग्रेस सरकार जो नेहरू सरकार थी वो हिंदी लागू करना ही नहीं चाहती थी, तो इसलिए इसके तरह तरह के बहाने बनाए गए और हिंदी को पहले 2 साल टाला गया, 2 साल के बाद हिंदी को और अंग्रेजी के साथ लागू किया गया। 14 साल के लिए इसको लटका कर रखा ताकि ये सुनिश्चित किया गया कि हिंदी कभी भारत की राजभाषा नहीं बन सके। फिर तमिलनाडु धीरे धीरे हिंदी विरोधी आंदोलन चरम पर रहा। बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता तो तमिलनाडु भारत से अलग होने की तैयारी करता। लेकिन उस आंदोलन में तमिल लोगों को भारत के बाकी भारत में तादात्म्य करने के लिए एक रूप होने में बहुत बड़ी सहायता किया और तमिल जो पूरी तरह से तमिल लोग भारतीय राष्ट्रवाद के साथ एकाकार हो गए। लेकिन हिंदी विरोधी वाली जो बात थी वो गया नहीं। अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनी थी, नाम था द्रविड़ का, लेकिन पूरी तरह से इसकी आइडियोलॉजी क्रिश्चियन और इस्लामी आइडियोलॉजी पर चलते थे ये लोग। ये नाम का था द्रविड़ और इसको एक ही बात लगता है, हिंदी घृणा, संस्कृत घृणा, ब्राह्मण विरोध और हिंदी विरोध। और उसके बाद तमिलनाडु 67 में जब ये डीएमके की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार चले जाने के बाद पूरी तरह तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का कब्जा हो गया। बाद में जो अन्नादुरई थे, सुपरस्टार अन्नादुरई ने पार्टी बनाई थी अपने नाम से अन्ना डीएमके, वो पार्टी सरकार बनाई या फिर इसके बाद डीएमके एआईडीएमके बारी बारी सरकार बनाती है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा इनके दुमछुल्ले बन के रह गए और तमिलनाडु की पूरी राजनीति हिंदी विरोधी राजनीति में चलती रही। इनका वहीं से इनका दाना पानी आता था, हिंदी विरोधी राजनीति करने से। इस स्थिति में तमिलनाडु की स्थिति यह हो गई कि तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाई बंद कर दी गई। तमिलनाडु के लोग हिंदी समझते भी हैं तो हिंदी बोलना नहीं चाहते। एक बगल में केरल में उल्टा है इसका। तो ये आंदोलन धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया। आज तमिलनाडु में हिंदी जो है, हिंदी का एक विरोध का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन समय के जो परिवर्तन होने से ये हो गया है कि तमिलनाडु के लोग अब हिंदी सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण करना है, तमिलनाडु के लोगों को तीर्थ करना है, उनको भी
काशी जाना है, अयोध्या जाना है, हरिद्वार जाना है, मथुरा जाना है, गया जाना है, गंगा स्नान करना है, द्वारका जाना है, पुरी जाना है, ओंकारेश्वर जाना है, नासिक जाना है। तो अगर जाना है तो हिंदी तो सीखना पड़ेगा। और पूरे भारत में अगर नौकरी करनी है, तो तमिलनाडु के बाहर भी नौकरी करनी है तो भी हिंदी सीखना पड़ेगा। भले भारत के कार्यालयों में, भारत के जो कंपनियों का ऑफिसों में किसी तरह की हिंदी का प्रवेश नहीं है, लेकिन ऑफिसों में सामान्य बातचीत तो हिंदी में ही होती है। तो इसलिए तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। अब ये पूरी तरह से ये इस बार के चुनाव में जितने भी सर्वे आए हैं, उसने सर्वे ने ये बताया कि इसका जितना झूठ का पुलिंदा था डीएमके का, वो ध्वस्त हो रहा है। शायद इस सरकार जा सकती है। अब तक जो ये डीएमके वाले अपने को चलाते थे कि हम नास्तिक है, हम किसी मत को नहीं मानते थे, ये जो झीना सा पर्दा था वो हट गया है। उदयनिधि स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया वो क्रिश्चियन है। तो ये पार्टी पूरी तरह से क्रिश्चियन और इस्लामियों के साथ के साथ है और हिंदू के विरोध में है। इस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है हिंदुओं का विनाश करना, वो स्पष्ट बोल दिया। किस तरह से कोयम्बटूर बम विस्फोट, जो लाल कृष्ण आडवाणी की हत्या के लिए कोयम्बटूर का जो बम विस्फोट हुआ था, उसको हटाने, उसमें जो आरोपी था उसको किस तरह से इन लोगों ने जो जेल से निकलवाया, वो सब बातें स्पष्ट करती है कि ये पूरी तरह से इनका भारतीय राष्ट्रवाद में आस्था नहीं है, भारतीय जो संस्कृति में आस्था नहीं है। और वो प्रांत जो देश में सर्वाधिक मंदिर है तमिलनाडु में, वो प्रांत जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा मजबूत दुर्ग है, उस तमिलनाडु को समाप्त करने के लिए ये भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे अपने हिंदू समाज में शुरू से कुंभकर्ण निद्रा में सोए रहते थे, कभी कुछ इसके बारे में कभी चेतना बहुत कम रही है। वहाँ तमिलनाडु में शंकराचार्य जी बैठते हैं, लेकिन कभी वो कुछ कर नहीं सके, ना तो इच्छा थी ना कोई क्षमता थी। तो आज ये तमिलनाडु में दुर्दशा हुई। लेकिन अब तमिलनाडु में एक नई सनातन की धारा बढ़ रही है। अब लोग अपने आप को हिंदू रूप में पहचानने लगे हैं। जो जो हिंदुत्व की धारा ऊपर उठेगी तो फिर संस्कृत अपने आप आएगा और हिंदी का उतना विरोध नहीं रह पाएगा। हम ये नहीं करेंगे कि तमिलनाडु हिंदी थोपा जाए। हिंदी केवल भारत के सभी लोगों को एक आपसी संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया गया था। हमारी भाषा अलग अलग है, मेरी मैथिली है, और देश में हर जगह की अपनी अपनी भाषा है। तो सभी भाषा का उन्नयन होना चाहिए। अंग्रेजी ने सभी भाषाओं को मंद कर दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया है। लेकिन तमिलनाडु में अगर हिंदी की पढ़ाई होती है तो ये कहना कि हिंदी थोपी जा रही है, ये गलत है। और इस अंग्रेजी के जो पूरी तरह से अंग्रेजी को जो आरोपित करने को, अंग्रेजी को प्रत्यारोप, जो पूरी तरह से अंग्रेजी को जो थोपा गया है, उसने तमिल का भी नुकसान किया है। और एक मज़ेदार बात यह है, दुखद बात है कि तमिलनाडु में हिंदी अंग्रेजी का उतना विरोध नहीं है, हिंदी के तो बहुत ही प्रबल विरोध है। लेकिन धीरे धीरे चरेबेट तमिलनाडु में धीरे धीरे अब हिंदी का उतना मुखर विरोध नहीं रहा है, सिर्फ डीएमके का है। डीएमके सरकार जाता है, हिंदी उतना जो है, हिंदी से इतना बैर नहीं रहेगा। अगले चुनाव में हमारी यही कामना है कि हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, अब भारतीय राष्ट्रवाद में आस्था न रखने वाली इस पार्टी की हार हो, ये हमारी कामना है। आगे तो राम जी जाने। नमस्ते। आप लोगों से आग्रह है, अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।